हेलो एवरीवन, मैं हूं अगम तिवारी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैकेनिज्म में। तो कल के वीडियो में हम लोग ने यूनिट के बारे में बात किया था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में बात किया था कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप उस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें देखिए 5 लॉ होते हैं मेनली। एक होता है एवोगैड्रो लॉ, जो कई लोग इसके साथ ही पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं उसको अलग पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला इसमें होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है कि ये लेवाइजर ने इसको दिया था कब, 1774 और 1789। ये दो चीजें लिखा है मैंने कि 1774 और 1789। तो ये जो है अलग अलग ओपी टंडन एक बुक है उसमें ये दिया है, और एनसीईआरटी में क्या दिया है 1789 दिया है। तो जैसा कि जानते हैं हमको एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार ही चलना है, हर जगह यही काम करता है। तो हम लोग किसके क्या लिखेंगे, इसको सही मानेंगे और इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। हमने बता दिया इसलिए क्योंकि कोई ओपी टंडन पढ़ लिया या और अदर बुक को पढ़ लिया तो सोचेगा कि ये सही है सर तो गलत बता रहे हैं, इसीलिए मैं दोनों ही यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया, दूसरे वाले पे क्या रूल आता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको दिया था प्राउस्ट ने, कब दिया था 1799 में। फिर थर्ड नंबर पे आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इसको डाल्टन ने दिया था 1808 में। फिर आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको रिजिस्टर ने दिया था कब, 1792 में। फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसको गैलुसेक्स ने दिया था 1808 में। तो ये 5 लॉ है जिसको हम बारी बारी से समझेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बारी बारी एक एक का डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है और क्या लॉ है, इसका कैसे केमिस्ट्री में यूज होता है, कैसे इन्वायरमेंट में क्या है, नॉर्मली कैसे यूज होता है, ये सब समझेंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो अब हम समझेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को समझने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा, एक श्री कृष्ण भगवान का एक श्लोक था, उन्होंने एक बात कहा था श्रीमद् भागवत गीता में कि आत्मा आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही कभी उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना आत्मा कभी बनती है और ना कभी वो मरती है। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा क्या है, जितने भी संसार में आत्माएं हैं वो कांस्टेंट है। अगर एक आत्मा मरा तो वो किसी दूसरे का शरीर लेता है, बदलता है, कौन सा शरीर बदलता है, और आत्मा जो है कांस्टेंट है, ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा। और इसी बात को थोड़ा सा बदल के लेवाइजर ने क्या बोला है कि मास जो है कंजर्व होता है, मतलब कि मास ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना मास क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफिनीशन हम इसको क्या कहेंगे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इन्होंने क्या कहा था कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास जो है ना क्रिएट हो सकती है और ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। और कृष्ण भगवान ने क्या किसकी बात की थी, आत्मा की बात की थी। आत्मा आत्मा ना कि ना ही पैदा होती है ना मरती है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। तो लेवाइजर ने बोल दिया कि वहां आत्मा की जगह क्या कर दिया, मास के ले लिया। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। दूसरे भाषा में कर सकते हैं कि दैट इज मास ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि मास ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इस बात को हम लोग अगर केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री के टर्म में, ये तो हम लोग जनरली समझ लिए कि मास कांस्टेंट होती है, कौन लेवाइजर ने बोल दिया। हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का हम पूछेंगे कि सर इसको बताइए कि कैसे ये चीज केमिस्ट्री में लागू होता है, कैसे हम केमिस्ट्री में समझा सकते हैं इस बातें को। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट रहेगा, वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट क्या होता है, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में।
ये रहा रिएक्टेंट, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि मास कंजर्वेशन लॉ कैसे यहाँ लागू होगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू किसका होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट की। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो कह देंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ, जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कंजर्व है, मास कंजर्व है। यहाँ पे जितना रिएक्टेंट का मास था वही प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के बाद मास क्या है, सेम है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि मास जो है कंजर्व है। तो देखिए रिएक्शन में मेनली दो टाइप की रिएक्शन देखे जाते हैं। एक क्या होता है कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन मतलब इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और दूसरे में क्या होता है कि कुछ क्या होता है अनरिएक्टेड रह जाता है। जैसे क्या होगा कि कुछ चीज रिएक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा रिएक्टेंट का अनरिएक्टेड रह जाता है। ठीक, तो इसको कैसे क्या बताएंगे कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ किस में, प्रोडक्ट प्लस सम अनरिएक्टेड। ठीक, तो इस पहले वाले के लिए क्या कहेंगे, मास ऑफ इस पहले वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि पहले वाले के लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरे वाले के लिए क्या लिख देंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेड प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड स्पीसीज। यहाँ क्या नॉर्मली हम लोग दिखा दिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट, जब ये इसकी बात कर रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन, जब कंप्लीट क्या हो रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए फार्मूला आ गया मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये तो हो गया। और जब यहाँ पे क्या रह गया कि कुछ अनरिएक्टेड रह गया तो इसके लिए हम लोग क्या रूल निकाल बता देंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेड स्पीसीज और प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड स्पीसीज। ठीक, तो ये बात थी किसकी, मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग क्या दिखाए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि मास ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स की मास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या देखा कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वर्क करेगा तब कहा गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, एक रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट बन गया, दूसरा में क्या हुआ पूरा रिएक्ट कर गया और प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया, और दूसरे में क्या होगा कि रिएक्टेंट क्या हुआ प्रोडक्ट कुछ फॉर्म हुआ और कुछ क्या हुआ अनरिएक्टेड रह गया। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेड स्पीसीज और प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड स्पीसीज। तो अब हम इस चीज को और बढ़िया से जानेंगे कि न्यूमेरिकल इस पे कैसे आते हैं, कैसे हम लोग को न्यूमेरिकल पूछता है और कैसे उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अब समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इस रूल को अच्छी तरह से। तो देखिए अगर हम बात करेंगे एग्जांपल की तो कभी भी आप देखेंगे जब कभी एसिड जो है, एसिड क्या करता है कभी बेस से किसी बेस से क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और फिर क्या दे देता है, वाटर दे देता है। यही होता है एसिड बेस रिएक्शन में। हम लोग जानते हैं कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर देता है। ठीक, तो कोई एग्जांपल हम लोग ले लें एसिड का, HCl ले लिए, HCl हम लोग ले लिए किसका, एसिड में का एग्जांपल HCl ले लिए और किसके किसी एक बेस से रिएक्ट करा दिए, NaOH मान लीजिए बेस हो गया, तो ये क्या बना दिया NaCl बना दिया और फिर क्या किया H2O बना दिया।
ऐसे रिएक्शन हुआ। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि इस रिएक्टेंट का ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट क्या है, रिएक्टेंट का पार्ट है। ये पूरा पार्ट क्या है, प्रोडक्ट का पार्ट है। ठीक, तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू कि क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? अब एटॉमिक मास किसका हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस क्लोरीन का होगा 35.5 हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक, अब इधर साइड ये तो हुआ किस साइड का, रिएक्टेंट साइड का। अब प्रोडक्ट साइड का निकाले, सोडियम का हो गया 23 प्लस क्लोरीन का होगा 35.5 प्लस H2 का हो जाएगा 2 और फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। इसको ऐड करिए, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो कहेंगे कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ क्या हो रहा है, ये यहाँ वर्क कर रहा है। अगर यहाँ इक्वल नहीं होगा तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वर्क नहीं कर रहा है। तो पूरा जोड़िए, यहाँ पे 36.5 प्लस ये कितना 40 हो जाएगा इक्वल्स टू 18 प्लस 58.5 हो जाएगा। तो इसको दोनों को जोड़िए, यहाँ पे क्या होगा 76.5 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ भी 76.5 हो गया। देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए। तो ये क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या यहाँ वर्क कर रहा है। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल है। फिर ऐसे ही और एग्जाम्पल पूछ देता है, तो एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को और क्लियर समझेंगे। पहले इस चीज को देख ले कि यहाँ हम लोग HCl और NaOH का रिएक्शन कराए थे और NaCl और H2O बना था। ठीक, तो इनका मास को हम लोग अलग अलग किए, उसको ऐड किए, फिर इसके मास को अलग अलग ऐड किए, दोनों इक्वल आ गया। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क कर रहा है। तो अब अगले एग्जाम्पल को देख के हम लोग समझेंगे क्लियरली कि आगे ये वर्क करता है कि नहीं। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को हम लोग और क्लियरली समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है कि व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, कह रहा है सोडियम क्लोराइड का कितना मास वुड बी डिकम्पोज्ड होगा किसके द्वारा, बाई 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा कितना मास किसका डिकम्पोज होगा, क्लोरीन का, सोडियम क्लोराइड का। इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट एंड 2.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड वेयर प्रोड्यूस, मतलब सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है, तो NaCl प्लस किससे डिकम्पोज हो रहा है, H2SO4 से, H2SO4 से डिकम्पोज हो रहा है। तो क्या बना रहा है, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 बना रहा है और फिर क्या बना दे रहा है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या बन रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका मास पूछ रहा है, ये कितना ग्राम डिकम्पोज हो जाए किसके द्वारा, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 के द्वारा, कि ये कितना ग्राम बन जाएगा, 12 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है और फिर क्या हो 2.75 ग्राम क्या हो रहा है, ये HCl बन रहा है। तो पूछ रहा है ये कितना डिकम्पोज बनेगा, यानी इसका मास कितना होगा। तो आपका इनको दिया है और फिर क्या कह रहा है आपके, एज्यूमिंग दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज क्या है, ट्रू है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ट्रू मानना है, यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ट्रू होगा तो क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। बस इसी पे सॉल्व कर देंगे। तो इसको मान ले रहे हैं कि x ग्राम डिकम्पोज हुआ। ठीक, तो यहाँ x प्लस कितना 9.8 इक्वल्स टू ये 12 ग्राम प्लस 2.75 ग्राम हो गया। तो
x प्लस 9.8 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 to 14.75 ग्राम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 14.75 माइनस 9.8, तो कितना हो जाएगा ये 4.95 ग्राम। ठीक, ये कितना ग्राम हो जाएगा 4.95 ग्राम हो रहा है। तो पूछ रहा है कि वाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो कितना मास x की माने थे, तो x की वैल्यू 4.95 ग्राम आ गया। तो कहेंगे वाट के लिए लिखेंगे 4.95 ग्राम मास ऑफ सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होगा कितने 9.8 ग्राम H2SO4 से। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या ये हर जगह सही होगा, तो इसके कुछ लिमिटेशन भी है, ये हर जगह सही नहीं होता। लिमिटेशन में हम क्या बात करेंगे, लिमिटेशन इसका क्या कहाँ होता है, जब हम लोग क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसमें एक आता है फार्मूला E इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ये बहुत ही चर्चित है, ये हर लोगों को जो साइंस फील्ड से हैं उनको सबको पता होगा कि ये E इक्वल्स टू डेल्टा MC स्क्वायर ये आइंस्टीन ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है, E क्या है एनर्जी है, एनर्जी, और डेल्टा M क्या है मास डिफेक्ट है, और ये C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। ये किस में आएगा लिमिटेशन में आएगा, लिमिटेशन, ये इसकी लिमिटेशन है। यहाँ क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ मास कांस्टेंट नहीं रह रहा है, मास क्या हो रहा है कुछ मास क्या हो रहा है इसके एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मास में डिफरेंस आ जाएगा। तो लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास क्या हो गया यहाँ पे फेल कर गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इसका लिमिटेशन बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या हर जगह वर्क करता है, तो कहेंगे नहीं, एक रिएक्शन आता है न्यूक्लियर रिएक्शन में ये क्या E इक्वल टू MC स्क्वायर जो है, तो इसमें कुछ मास डिफेक्ट क्या हो जाता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू किसके मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो यहां से आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है और इससे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर आप समझ रहे हैं यहाँ इसके लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन भी समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे आगे दूसरे लॉ के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अब दूसरे लॉ के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अगले लॉ के बारे में। तो अगला लॉ क्या है कि लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या है बाय डेफिनेशन आप देखेंगे कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। क्या कह रहा है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है क्या करता है सेम एलिमेंट जब कंबाइन करता है एक दूसरे से तो वो क्या बनाता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में होता है। मतलब उसकी प्रोपोर्शन जो होती है मास प्रोपोर्शन क्या होती है वो फिक्स्ड होती है। इसको दूसरी भाषा में कहेंगे कि केमिकल कंपाउंड है जो फिक्स्ड कंपोजिशन, मतलब किसी कंपाउंड के पास फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। कैसे इरिस्पेक्टिव ऑफ किसके किसके सोर्स फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्ड, और दूसरा क्या होता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। अब ये क्या है इसका मतलब कि केमिकल कंपाउंड है जो फिक्स्ड कंपोजिशन इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको एकदम आसान भाषा में समझा
के कोशिश करेंगे तो हम लोग अपना फेवरेट एग्जांपल लेंगे H2O का, H2O का। ठीक, तो H2O का जब एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन का 2 होगा मास, एटॉमिक मास 2 होगा, और ऑक्सीजन की क्या होगा 16 हो जाए, तो ये क्या हो गया 1:8 भी ऐसे लिख सकते हैं, या तो 2:16 या 1:8। तो क्या कह रहा है, ये जो 2:16 और 1:8 है, ये हमेशा वाटर के लिए फिक्स्ड रहेगा कि जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कंपोजिशन 2, अगर मास ऑफ H2 का 2 है तो ये 2:16 के कंपोजिशन में क्या होगा, ये रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसके, सोर्स फ्रॉम विच ऑब्टेन्ड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये बताइए, इसको एकदम साधारण भाषा में समझते हैं। तो अगर हम पानी ला रहे हैं, कहाँ से, तालाब से ला रहे हैं, गांव के गंदे तालाब से लाएं, या फिर समुद्र से लाएं, या फिर गंगा जी से लाएं, कहीं से भी ये ला रहे हैं, अगर केवल उसमें प्योर वाटर रहेगा, प्योर वाटर, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया जाए, बस जब प्योर वाटर बचे, तो वो चाहे गंगा जी का वाटर है, या फिर तालाब का रहे, या फिर समुद्र का रहे, वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है रेशियो कितना रहेगा, 2:16 ही रहेगा। ये जो है ना फिक्स्ड यही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी लाए, कहाँ से, तालाब का लाए, कहाँ से ला दे, गंगा जल ला दे, या फिर RO वाटर ला दे, कहीं से भी आप लाएं, अगर वहां पे क्या होगा, जब प्योर वाटर रहेगा, कैसा, प्योर वाटर, रिमूव एक्स्ट्रा एलिमेंट, जब प्योर वाटर हो, क्या उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट जो थे उसको निकाल दिया जाएगा और प्योर वाटर बचेगा, तो वह हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 2:16 में ही होगा, या 1:8 में ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। यही, ये जो इतना लिखा हुआ है, इसके कहने का मतलब यही है कि केमिकल कंपाउंड है जो फिक्स्ड कंपोजिशन, मतलब कंपाउंड के पास जो एलिमेंट का कंपोजिशन है ना, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो चाहे किसके, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसके, सोर्स फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्ड, मतलब ये कहीं से भी लाया गया होगा, जैसे तालाब से लाया गया, या गंगा जल हो, या RO हो, जब पानी की बात कर रहे हैं, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन के मेथड कुछ भी हो, जैसे वो कहीं से बारिश हो गया, बादल है, बादल का अगर बारिश हुआ, ये पानी भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें भी यही रहेगा, या फिर एसिड और बेस का जब रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन करते हैं, तो क्या हमको पता है कि साल्ट और वाटर मिलता है। तो अब ई वाला भी पानी जब ले लेंगे, ये H2O, तो इसमें भी कंपोजिशन क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:16 ही रहेगा, ये कंपोजिशन जो है चेंज नहीं होगा, यही कंपोजिशन रहेगा। यही क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये डेफिनिट है भैया, ये क्या है, डेफिनिट है, ये चेंज नहीं होगा, ये जो प्रोपोर्शन है ये डेफिनिट है, कभी चेंज नहीं होगा, इसीलिए डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक, अब इस बात को एक और एग्जांपल लेके करते हैं। ठीक, हम CO2 की, लो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का एग्जांपल ले लिए। ठीक, तो अब इसमें भी समझेंगे CO2 का क्या रेशियो होता है, कार्बन के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के कितना होगा 32 हो जाएगा। ठीक, तो इसको और थोड़ा इजी किया जाए तो इसको कह सकते हैं वो 4×3=12 3:8 के रेशियो में, ये दोनों कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दे तो CO2 में क्या होता है कि इसका भी यही है कि यहाँ पे क्या है, केमिकल कंपाउंड है, फिक्स कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा, वो चाहे कहीं से भी लाया जाएगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड या तो इन्वायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड ला दिया जाए, तब भी वो इसमें इसका रेशियो क्या होगा, यही होगा। और इस दूसरे चीज था, इसमें दूसरा क्या था, पहला था
कि सोर्स सोर्स चाहे कहीं से होगा, या और दूसरा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, तो सोर्स कहीं से भी, सोर्स कोई भी हो, इन्वायरमेंट का हो, इन्वायरमेंट का हो, या फिर क्या है, आप जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेंगे, छोड़ेंगे तो क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्या इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और एग्जिट छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो या कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसमें क्या होगा, इसका रेशियो जो होगा ना 12:32 ही होगा, या इसको कह सकते हैं 3:8 होगा। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग, कि कार्बन को हम लोग हीट कर देंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाता है। ठीक, फिर क्या करते हैं कि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग वो करेंगे, डिकम्पोज करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो हमको क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस CO2 मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब डिकम्पोज करते हैं तो हमको ये मिलता है। या फिर हम लोग कह देंगे ये क्या होगा, तो ये वाला CO2 होगा, ये CO2 होगा, और चाहे ये CO2 होगा। दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कंपोजिशन क्या होगा, सेम रहेगा हमेशा। ठीक, तो ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये तो हो गया, इस बात को समझ लिया कि हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या होता है, या इसका कन्वर्स क्या सही होता है। जैसे इसमें क्या कर रहे थे कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसका एलिमेंट जो है, अगर कंपोजिशन होगा, एलिमेंटल कंपोजिशन होगा, वो क्या होगा, एक डिफिनिट होगा या कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम एक और बात करें किसी कंपाउंड में, जैसे CO2 एग्जाम्पल लिए थे, तो ये कंपाउंड में एलिमेंटल मास क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन का ये फिक्स था। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका उल्टा अगर कर दें कि कोई 2 या 3 एलिमेंट को एक साथ हम मिला रहे हैं, तो क्या एक फिक्स्ड कंपाउंड बनेगा। ठीक, तो इस बात को हम समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते। तो यहाँ अगर हम लोग 3 ले रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को, तो कार्बन का क्या कर रहे हैं, मास ले रहे हैं 24, और इसका ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, और ऑक्सीजन का 8 ले रहे हैं, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिल रहा है हमको क्या, C2H5OH, C2H5OH मिल रहा है, और दूसरा जगह क्या मिल रहा है, CH3। देखिए मास तो इसका से है, 2 कार्बन का 24, हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया। यहाँ भी देखिए 2 कार्बन 24, फिर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ 6 हो गया, और ऑक्सीजन का 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, रेशियो तो सेम है, लेकिन इसको जब हम मिक्स किए तो यहाँ पे क्या मिल गया, C2H5OH एल्कोहल मिल गया, एल्कोहल कोहल। और यहाँ पे क्या मिल गया, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल यहाँ पे मिल गया कीटोन। यानी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये सेम भी हो सकता है लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो कन्वर्स इसका ऑलवेज नॉट ट्रू, तो लिख देंगे कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका कन्वर्स जो है हमेशा ट्रू नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इसके लिमिटेशन की बात करेंगे। तो ये रूल को तो आप समझ लिए कि कन्वर्स अपना ट्रू, और ये है। अब इसकी बात करेंगे जब लिमिटेशन इसके क्या है, लिमिटेशन की जब बात करेंगे तो लिमिटेशन में हम देखेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो
कार्बन के 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप, आइसोटोप मतलब क्या समझ रहे हैं? आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम बट क्या है, मास नंबर, नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो कार्बन के हम लोग देखे हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, 3 आइसोटोप हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अगर इसकी प्रोपोर्शन हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे होगा, इसका मास हो जाएगा 14:32, फिर 13, और ये वाला जो हो जाएगा 13:32, और ये हो जाएगा 14:32। ये क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा कि नहीं? तो इसका ये लिमिटेशन है कि जब हम लोग आइसोटोप की बात करने लगेंगे तो इसका ये जो ला कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो यहाँ फेल हो जाता है। यहाँ कांस्टेंट कहाँ रहा है, एक ही कार्बन है, यहाँ 14:32 में है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ही है ना, यहाँ 14:32 में है, यहाँ 13:32, यहाँ 14:32, ठीक, यहाँ 12 होगा, यहाँ 12:32। तो ये डिफरेंट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि कार्बन की तरह ऑक्सीजन का भी है आइसोटोप, तो H2O अगर ले लें हम लोग, दूसरा एग्जांपल H2O ले लें, ठीक। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, एक 16 होता है और दूसरा एक 18 होता है, ठीक। तो अब H2O में क्या होगा, ये तो 2, इसका तो फिक्स रहेगा 2, H2 कितना होगा, ये 16 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:18 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। तो जब बात आइसोटोप की आएगी तो ला ऑफ डेफिनिट आर कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। तो ये 2 रूल को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, बाकी 3 रूल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। और जो भी आपको दिक्कतें होगी वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।